मैं डॉक्टर सत्यवीर यादव, प्रिंसिपल यदुवंश डिग्री कॉलेज नारनौल, अपने कॉलेज के सभी टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ के सदस्यों एवं विद्यार्थियों को आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के स्वतंत्रता दिवस का थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है। आज हम देश की आज़ादी के पहले और देश की आज़ादी के बाद के तुलनात्मक तथ्यों का अध्ययन करते हुए ये देखेंगे कि हमारे देश ने 15 अगस्त 1947 से पहले किन किन कठिनाइयों का सामना किया और 15 अगस्त 1947 के बाद हमने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की। यहां आपको मालूम ही है कि 1947 से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। इससे पहले लगभग 200 साल पहले तक अंग्रेजों के गुलाम रहा। अंग्रेजों से पहले 800 साल तक हमारा मुगलों के अधीन रहा देश। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग 1000 साल तक हमारे देश ने कितनी समस्याओं का सामना किया, गुलामी की तरह से जीवन जिया और देश अपना है और दूसरे देश के लोग हमें गुलाम बना करके अपना कार्य कर रहे हैं। आप लगा सकते हैं अंदाजा इस बात से। इस देश को आज़ाद कराने में हजारों लाखों व्यक्तियों ने कुर्बानियां दी देश को आज़ाद कराने के लिए, और हमारे पास शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। विदेशों में जाकर के लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, कोई ब्रिटेन में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और उनमें से भी बहुत कम व्यक्ति थे जो शिक्षा ग्रहण कर पाते। उनमें से मुख्य रूप से हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल व अन्य अनेक लोगों ने विदेशों में शिक्षा ग्रहण की और उन्हें पता चला कि किस तरह से हमारे देश का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, और उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण उपाधियों को छोड़ करके, पदों को छोड़ करके देश की आज़ादी के लिए एक प्रण लिया कि अब हमें देश को आज़ाद कराना है। इसके बाद में अब हम देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारी क्या स्थितियां थी और आज क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव की सबसे पहले 3 जरूरतें बहुत जरूरी होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। जहां रोटी की बात करें, गुलामी के क्षेत्र में हमारे पास कृषि का विकास नहीं था। यहां अक्सर सूखा या बाढ़ या अकाल की स्थिति रहती थी। प्रत्येक व्यक्ति को 400 ग्राम प्रतिदिन औसत अनाज मिल पाता था, जबकि आज हम 512 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनाज दे रहे हैं, या औसत उसके हिस्से में आता है। दूसरा, जहां तक कपड़े की बात है, देश में कोई उद्योग नहीं थे। हथकरघे से कपड़ा बुनाया जाता था, मोटा खद्दर होता था। उसके बावजूद भी लोग इतने गरीब थे कि आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था।
अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी ने जो लंगोटी की तस्वीर पेश की, उसका कारण ये था कि मेरे देश की तस्वीर क्या है, पहनने की लंगोटी है, ऊपर तन में ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं है। ये स्थिति पूरे देश के अंदर थी। मकानों की बात करें आजादी से पहले, तो ज्यादातर आप यूं कह लीजिए कि लगभग 80% से अधिक लोगों के पास कच्चे मकान होते थे। बारिश आ जाती थी, ढह जाते थे, पानी बुरी तरह से ऊपर से पड़ता था, रहने के लिए बढ़िया स्थिति नहीं थी, छोटे छोटे मकान होते थे। ये हालात थी। आज हम देखते हैं दोनों में अंतर। आज कच्चे मकानों की संख्या घट गई है और लगभग ज्यादातर क्षेत्रों में पक्के मकानों की सुविधाएं बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आजादी के समय हमारी जीवन प्रत्याशा, यानी कि एक व्यक्ति कितना जीवन रह सकता है, उसकी औसत आयु क्या है, उसकी 40 वर्ष थी और आज हमारी बढ़कर के 70 वर्ष हो गई है। अर्थात नॉर्मल रूप से एक व्यक्ति 70 वर्ष जी सकता है, उसको बीमारी वगैरह से काफी कंट्रोल किया जा सकता है। इसी प्रकार से शिक्षा की बात करें तो आजादी से पहले स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय नाम मात्र के थे। जहां तक शिक्षा की बात करें तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत गिनती के व्यक्ति ऐसे थे जो विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंच पाते थे, क्योंकि अपने देश में तो ये सुविधाएं नगण्य थी। दूर दूर तक एक मुश्किल से एक संस्था मिल पाती थी। 1945 की बात करें हरियाणा के अंदर तो हम देखते हैं जिला रेवाड़ी में अहिर कॉलेज रेवाड़ी के अंदर 1945 में एक कॉलेज था जो लाहौर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। आप अंदाजा लगा सकते हैं शिक्षा का स्तर क्या होगा। आसपास कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था और कॉलेजों की स्थिति बहुत ही खराब थी। और आज हम देखते हैं तो आज हमारे पास स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज की बहुतायत है। शिक्षा का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम के साथ साथ अनेक प्रकार के सभी बढ़िया कॉलेज के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमारे पास बढ़िया टेक्निक के सारे कोर्सेज हैं जिनमें से कोई भी व्यक्ति अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। साक्षरता की दर की बात करें तो स्वतंत्रता के समय 18.3% जनसंख्या साक्षर थी और 1901 की बात करें तो 2% व्यक्ति ही साक्षर थे। इसका मतलब ये था कि हालात बहुत बदतर थी और पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ही कम थी। आज हम देखें तो आज हमारे पास 77% जनसंख्या साक्षर है, लिटरेट है और अच्छे पढ़े लिखे। हमारे पास अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं और हर प्रकार से तकनीक रूप से बहुत ही एडवांस हैं। ये हालात हम कंपैरिजन से देख सकते हैं। परिवहन की जहां तक बात करें, स्वतंत्र देश था, तुरंत तो हमने देखा कि रेलवे ही एक मुख्य रूप से साधन होता था जिसमें लोग दूरी तय करते थे, काफी दूरी तक उसमें रेलवे ही एक मुख्य साधन होता था। सड़कों की संख्या, सड़कों की लंबाई की बात करें, पक्की सड़कों की लंबाई की बात करें, 1950 के अंदर 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें थी जो अब 63 करोड़ 31 लाख किलोमीटर लंबी हैं। अर्थात ज्यादातर क्षेत्रों के अंदर पक्की सड़कें बनाई गई हैं। ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम की बात देखें, सड़कों की बात देखें तो अपने जिला महेंद्रगढ़ के अंदर ही देखें, जिला रेवाड़ी के अंदर ही देखें। हाईवेज की बात करें तो चंडीगढ़ से हाईवेज से जुड़ गया है और हमारा रेवाड़ी से नारनौल की बात करें तो बढ़िया रोड्स बढ़ गए हैं और अभी काफी विस्तार हो रहा है। हर गांव के अंदर सड़कें पहुंच गई हैं। बिजली की बात करें तो बिजली हर गांव के अंदर बिजली पहुंच गई है। पानी की बात करें तो हरियाणा के अंदर खास रूप से हर घर के अंदर नल की सुविधा प्रदान की गई है, मीठे पानी की सुविधा प्रदान की गई है। जबकि अंग्रेजों के जमाने में
हालात बहुत ज्यादा खराब थे। जोड़ होते थे, कुओं की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, जोड़ होते थे प्राकृतिक रूप से, वो भी उसमें गंदे पानी के होते थे, उन्हीं में से लोग पानी पीते थे, उन्हीं में से उनमें स्नान करते थे, उन्हीं में भैंसें नहाती थी, उन्हीं में गोबर करती थी और उसी पानी को फिर इस्तेमाल कर लिया जाता था। बच्चे अपनी तख्तियां पोतने के लिए जोड़ों में उन्हीं तख्तियों को पोतते थे, उसी पानी को नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे, उसी को पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसमें कीटाणु वगैरह काफी होते थे, लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते थे। इसी कारण से गंदा पानी पीते थे, गंदा पानी पीने से बीमारियां हो जाती थी और जल्दी ही अकाल मृत्यु हो जाती थी। और जीवन प्रत्याशा का मतलब है लगभग 40 वर्ष के आसपास लोग मर जाते थे। हमारी बात करें रक्षा के उपकरण की, तो आप देखते हैं 1962 में चाइना ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। हमारे पास लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, हमारे पास अच्छे अच्छे हथियार नहीं थे। इसके कारण से चाइना ने हमारे हजारों किलोमीटर क्षेत्र को कब्जे में ले लिया और उस पर अभी भी अधिकार बनाए रख रखा है। पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, जो हमारा देश का है हिस्सा है, उस पर कब्जा बना लिया। लेकिन आज बात करें रक्षा के उत्पादन की, उपकरणों की, आज हमारे देश ने बढ़िया ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो हमारे देश के अंदर आप लगा सकते हैं, हमारे 77वें जो हमारा दिवस है उसके अंदर हम काफी उन्नत किस्म के हथियार बनाने लगे हैं, जिसको विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ देखते हैं हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो सन 1975 के अंदर आर्यभट्ट हमारा उपग्रह छोड़ा गया था। इससे पहले हमारे पास रेडियो की सुविधा होती थी। आर्यभट्ट छोड़ने के बाद में अनेक प्रकार की सुविधाएं हमारे देश को मिलने लगी। इसमें हमारे पास टीवी, बढ़िया तरीके से हम टेलीविजन के अंदर हर प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम या अन्य प्रकार देख सकते थे और रेडियो को भी सुन सकते थे। इसके साथ साथ मौसम विज्ञान में भी ये उपग्रह काफी सहायक हुआ। इसके बाद में लगातार हमारे पास दुनिया भर के बढ़िया बढ़िया उपग्रह छोड़े जा रहे हैं और हमारे देश के अंदर भविष्यवाणियां की जा रही हैं मौसम के बारे में, अन्य प्रकार के बाढ़ के बारे में या सूखा के बारे में। हम तुरंत जो है पता कर लेते हैं किस क्षेत्र के अंदर क्या गड़बड़ी हो रही है, उसको ठीक कर सकते हैं, तुरंत उसका जो है काबू पाया जा सकता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आज हम बढ़िया DRDO, हमारा डिफेंस के जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम रिसर्च के, उनमें बढ़िया रिसर्च के डेवलपमेंट के प्रोग्राम रखते हैं, उनमें अच्छी अच्छी टेक्निक के हथियार बनाते हैं और विदेशों में उसकी सप्लाई भी की जाती है। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश के अंदर आज़ादी के बाद में काफ़ी उन्नति की है। इसके साथ साथ देखते हो उद्योगों की हालात, स्वतंत्रता से पहले उद्योगों की हालात ये थी, हमारे पास उद्योग नहीं थे। सुई भी हमें ब्रिटेन से आयात करनी पड़ती थी और यहाँ से कच्चा लोहा ले जाते थे और वो सुई बेच करके हमारे काफ़ी जो है लोगों को सुई देते थे, उसी से कपड़ा बुना जाता था। आप लगा सकते हैं अंदाज़ा क्या हालात होगी। हमारे पास बढ़िया बढ़िया किस्म के उद्योग नहीं थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे पास MNC मल्टी नेशनल कंपनीज आई हुई हैं और यहाँ उद्योगों का अपने देश में भी डेवलपमेंट हो रहा है। इसके साथ साथ मल्टी नेशनल कंपनीज भी आ रही हैं, इससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं और लोगों को सीखने के लिए बहुत कार्य हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कई सालों से जम्मू कश्मीर का धारा 370 का मसला चल रहा था, जिसमें हमारे देश के अंदर काफ़ी बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आज धारा 370 खत्म कर दी गई है और जम्मू कश्मीर को अपने क्षेत्र में पहले भी था, लेकिन अब पूर्ण रूप से उसको केंद्र के अधीन ले लिया गया है और कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम देखते हैं जो लगभग राम मंदिर का मसला लगभग 400 साल पुराना बताते हैं चल रहा था, इसको इतनी बढ़िया तरीके से सुलझाया गया है कि नए आपस में दंगा होता है, भाईचारा बना रहता है, हिंदू मुस्लिमों के आपस में कोई दंगे नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने
इन चीज़ों को ध्यान में देख करके देश की उन्नति के लिए, देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी अधिक बढ़िया कार्य किए हैं। बॉर्डर पर बढ़िया क्वालिटी के हमारे मिसाइल्स, हमारे यान, एयरफोर्स के लिए बढ़िया सुसज्जित बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स हमारे लिए लगाए गए सुरक्षा के लिए देश के, ताकि देश की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। यहां अब मैं यही कहना चाहता हूं कि इतने सालों के बाद में हमारा मुख्य हर साल पर्पज जो होता है 15 अगस्त मनाने का, आज़ादी का, इसका तात्पर्य ये होता है कि हमारे देश के अंदर हजारों साल तक गुलामी के बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ है और हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में या गांवों के अंदर रहने वाले लोगों को, नई जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि जो आज़ादी मिली है वो इतनी आसानी से नहीं मिली है। हजारों सालों के बाद में हजारों करोड़ों व्यक्तियों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं और उसको आज़ादी को प्राप्त किया है। इसलिए हमारा सभी का दायित्व बनता है कि इस आज़ादी के लिए हमारा सारा सिस्टम बढ़िया हो, सारे डिसिप्लिन में हो, सारा सुरक्षा का चक्र बढ़िया हो, हमारे बॉर्डर पर कोई समस्या ना हो। इसलिए देश के लिए, आन बान और शान के लिए हमें कोई भी जरूरत पड़ती है तो हमें तैयार रहना चाहिए और अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा मदद करनी चाहिए। इसके साथ साथ ये देखते हैं कि राइट्स और ड्यूटीज की भी ध्यान रखना चाहिए। आपके जितने, पहले हमारे पास राइट्स ही नहीं थे, हम गुलाम थे, आज आपके पास राइट्स भी हैं, लेकिन अपने पास ड्यूटीज का भी, कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। इसलिए आपके अधिकार भी हैं तो उसके आपके कर्तव्य भी हैं कि अपने देश के लिए काफी कार्य करें ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और हमारा देश हमेशा अखंड रहे, एक रहे, कोई परेशानी ना हो। आइए आज हम मिलकर के ये शपथ लेते हैं कि हमारा देश एकता और अखंडता की शपथ लेकर के हम सभी आज देश की आन बान और शान के लिए हम तैयार हैं और हम देश नहीं झुकने देंगे, ये नारा लगाएंगे और अभी मेरे साथ बोलेंगे कि भाई हमारा देश बढ़िया तरीके से उन्नति करे। मैं अंत में सभी को कहना चाहता हूं कि अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।